में करने बैठेंगे, मैं भी आपको एटीपी कराऊंगा, एटीपी में ज्यादा मोल्स आ रहे होते हैं, तो वहां पर रिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा कि भाई परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स। और मैंने लास्ट में बताया था कि मोल्स दो बार आ जाता है, एक बार तो आप स्ट्रेट अवे मोल पढ़ते ही हैं, लेकिन असल में मोल की जो प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं क्लास में तो क्वेश्चंस कराऊंगा ही, लेकिन मोल की प्रैक्टिस होगी जब हम एटीपी इंशाल्लाह जनवरी के सेकंड हाफ में या लास्ट 10 डेज में शुरू करेंगे एटीपी सेशंस। मेक श्योर, मैंने शायद पहले ही बताया था कि एटीपी आपका पूरा एक तीसरा कंपोनेंट है पेपर का, और वो हमने एक्सक्लूसिवली करना होता है, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी आप देखेंगे मोल्स आएगा। इसलिए भी मैं जल्दी आपको मोल करा रहा हूं ताकि एटीपी के मोल्स के वक्त में आपको फॉर्मूलाज और बेसिक चीजें आती हैं। तो अब हमने ये चैप्टर पिछली क्लास में बच्चों ने स्टार्ट कर लिया था और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। आप देख रहे हैं पहला टॉपिक था वो एआर और एमआर का, रिलेटिव एटॉमिक एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो समथिंग वेरी बेसिक है, जो कि आप उसको बोलते हैं यार ये तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया था कि जो मासेस हम एलिमेंट्स के पढ़ते हैं दोज आर नॉट एक्चुअल मासेस, रादर दे आर रिलेटिव मासेस। मैंने दोनों में फर्क समझाया था। बस आपको अभी के लिए, क्योंकि आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो केमिस्ट्री में जितने भी मासेस हम पढ़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, कोई भी एक्चुअल मास नहीं है, वो सारा का सारा रिलेटिव मास होता है। और क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि एक्चुअल मासेस बहुत छोटी वैल्यूज है और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है जिनको याद रखना लिखना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने क्या किया है, उसको मास को कंपेयर कर लिया है 1 प्रोटॉन के मास से, जिसको 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 भी कहा जाता है, जो हमने समझाया था आपको पिछली क्लास में। फिर उसके बाद ये जितने बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, छुट्टियों पर थे, वेकेशन खत्म ही नहीं हुई थी, आज मैं देख रहा हूँ कई सारे नाम मुझे नजर आ रहे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे और आज माशाल्लाह गैरत खा के आ चुके हैं। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लिस्ट आपके पास हो, ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, क्योंकि अब इस वक्त हम आपके को पीरियोडिक टेबल तो नहीं दे रहे हैं, तो जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो बार बार हमें मासेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिखे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर 1 to 63.5, ये बार बार इस्तेमाल होने वाले मासेस हैं। फिर इन मासेस को यूज करते हुए हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझा था और उसकी कैलकुलेशंस भी की थी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशंस। और यही डिस्कशन हमारी आखिरी डिस्कशन थी पिछले सेशन के अंदर, कि जिसमें हमने मल्टीपल मॉलिक्यूल्स और उनके मासेस निकालना सीखे थे। जो चीज सिखानी थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि सर ये तो हमें आता है, बच्चों वाली चीजें सर मुश्किल वाला मोल्स कराएं। बात असल में ये है कि इन मासेस के अंदर जहां पर ब्रैकेट आ जाते हैं, जहां पर ये डॉट्स आ जाते हैं, तो वहां पर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, खासतौर पे डॉट और ब्रैकेट में। डॉट में तो मल्टीप्लाई लगा के बैठ जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था और ये एग्जांपल्स करके दिखाई थी कि भाई ये जो डॉट वाले मासेस हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं या ब्रैकेट वाले कैसे सॉल्व होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट हम कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अच्छा ये मासेस की जो कैलकुलेशन है बार बार रिपीट होगी, पूरे चैप्टर में बार बार मासेस आते रहेंगे, तो परेशान ना हो, अगर किसी ने नहीं भी किया है तो वो दोबारा से भी हम करेंगे तो आ जाएगा। आज के हमारे बेटा 3 टॉपिक्स, आज हमने 3 टॉपिक्स कवर अप करने हैं जल्दी जल्दी से। पहले टॉपिक जो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये एमसीक्यू में आने वाले टॉपिक है। पहले 2 टॉपिक तो सिर्फ एमसीक्यू में ही आते हैं और अगर आपने ना किए हो तभी आप नहीं करेंगे, वरना आपको आता होगा। ठीक है, पहले टॉपिक को जो आज हम करने जा रहे हैं, सारे बच्चे कैलकुलेटर्स लेकर बैठेंगे, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ज्यादा आपको ये पास पेपर में एमसीक्यू में नजर आएगा, पेपर 1 में नजर आएगा कि आपको रैंडमली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई डेटा गिवन नहीं होता, कोई डेटा गिवन नहीं होता, बल्कि आपको रैंडमली कहा जाता है कि भाई एक कंपाउंड है, बताइए उसमें इस एलिमेंट की परसेंटेज क्या है। मसलन आपके सामने सवाल रखा जाएगा कुछ इस तरह से, बेटा तवज्जो से देखिएगा, मैं करके दिखाता हूं। आपको कहा जाएगा कि H2SO4 में बताइए कि सल्फर की परसेंटेज कितनी है। कोई डेटा नहीं गिवन, कोई मास, कोई वॉल्यूम, कोई कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी डेटा गिवन नहीं होता। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन के, और वाजे लिखा होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दिस इज दैट। या यूं सवाल आ जाता है कि सल्फर वाले 4 कंपाउंड दे दिए, मैं चलो ऐसे ही करा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पर दे दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पर दे दिया H2S2O7, 4 कंपाउंड, चारों में सल्फर नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों?
गूंगे के नहीं बैठो, बताओ भाई चारों में सल्फर नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा भाई माइक पर। चारों में सल्फर दिख रहा है तुम्हें रिजा, आर्याना, लेकिन एग्जाम में सवाल जब देगा एमसीक्यू में देगा, एमसीक्यू में आएगा, सीधा सवाल होगा एमसीक्यू में जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर। या पूछेगा भाई माइक बंद करो, किसका माइक है ये डिस्टर्बेंस कर रहा है भाई? या तो कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर, या पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली आंसर करोगे। उसके लिए क्या है, परसेंटेज निकालनी होगी, तो परसेंटेज निकालना सिखाते हैं आपको। भाई आप अपने जो मार्क्स हैं जो कभी आ नहीं पाते, वो कैसे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होते हैं उसे आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं, मार्क्स से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तरीका यहाँ भी होगा कि मेरे बच्चे मसलन आपको जानना है कि सल्फर की क्या परसेंटेज है SO2 में, सल्फर की क्या परसेंटेज SO2 में, तो कैसे सोल्यूशन करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए। ये वर्किंग सिर्फ करने समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने देखा इसमें कितने सल्फर है, एक सल्फर का AR कितना होता है, लिस्ट में मौजूद है। एक सल्फर का AR कितना होता है, 32, ठीक है जी। तो आपने कहा इस कंपाउंड में एक सल्फर है तो उसका मास आ गया 32 डिवाइडेड बाय मास आ गया टोटल कंपाउंड का, जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अगर मैं पहले सिंबल की फॉर्म में लिख के समझाऊं तो शायद और बेहतर समझ आ जाए कि आपने सल्फर का मास लेना है और नीचे SO2 का मास ले लेना है। तो सल्फर का मास है 32 और SO2 का मास जब आप लोगे तो सल्फर का मास दोबारा आ जाएगा। MR निकालना सीख चुके हैं ना, S प्लस दूसरे एलिमेंट पे जाने से पहले प्लस आता है, ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स 2, तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 32 64 इनटू 100। तो भाई क्या आएगा आंसर, कैलकुलेटर निकाल लें, सीधा सीधा ये क्या बन रहा है 50%। ये आपने एक कैलकुलेशन में दी, इसी तरह सब जगह होगा। अब जैसे इस कंपाउंड में देखें तो आपको यहाँ कितने सल्फर नजर आ रहे हैं, 2, H2S2O7। H2S2O7 को देखें तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 सल्फर है। अगर यहाँ परसेंटेज निकाली जाएगी तो आप एक नहीं बल्कि 2 सल्फर का मास लेंगे, क्योंकि सल्फर 2 है तो परसेंटेज में भी दोनों सल्फर कंट्रीब्यूट करेंगे और डिवाइड करेंगे पूरे कंपाउंड के मास से, MR से। अब सॉल्व कर लो तो 32 इंटू 2, ये नीचे 1 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन अगर कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 64 हो जाएगा, ये 2 प्लस 64 प्लस 16 इंटू 7 कितना बनता है भाई, 16 180, 80 और 32 112 इंटू 100। सॉल्व करें, आंसर बताएं बेटा प्लीज। 35.9 कितना, 35.9 35.9%। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो डायरेक्टली इक्वेशन डाल सकते हो, ठीक है ना, 35.9%। तो आपसे सवाल एग्जामिनर ने क्या पूछा था, सवाल एग्जामिनर ने पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाईएस्ट या लोएस्ट परसेंटेज है सल्फर की। तो 2 को तो आपने सॉल्व कर लिया। देखो जब एग्जाम में आएगा तो यू शुड बी मैथमेटिकली ट्रेन्ड टू सच अ लेवल कि आप ये सारी वर्किंग दिमाग में सोचकर कर सकते, क्योंकि एमसीक्यू में तो जल्दी करनी है ना आपने। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन क्या रही है कि जल्दबाजी में बेड़ा खड़ा हो जाता है। आप ऐसी घटिया मैथ्स है आप लोगों की कि कैलकुलेटर हाथ में लेकर पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा, और उस पर से लड़ाई कि सर नहीं मेरा आंसर सही आ रहा है, वो कह रहा है मेरा आंसर सही आ रहा है, और दोनों को ही गलत आ रहा है। तो ये चीज आपको खुद ही ओवरकम करनी है, और उसके लिए तरीका है कि आंख खोल के कैलकुलेटर पे टाइप करें कि आप क्या लिख रहे हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पूरी इक्वेशन आप डाल सकते हैं। जहन में रखें जहां मल्टीप्लिकेशन एडिशन एक साथ है और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर में जो ब्रैकेट्स है, ताकि कैलकुलेटर उसका मतलब सही समझे। अगर आप कैलकुलेटर में इनपुट गलत तरीके से डालेंगे तो कैलकुलेटर उसी हिसाब से सॉल्व करके देगा आपको, ठीक है जी। इसी तरह H2SO4 में कैलकुलेशन करें तो यहां पर क्या है, एक सल्फर है डिवाइडेड बाय H2SO4 का मास। एक सल्फर का मास कितना हो गया बेटा 32। जुनैरा अली बात सबको समझ आ रहा है बेटा, रिजा नीचे क्या हो गया 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 multiplied by 100. So 32 divided by 98 multiplied by 100 and the percentage is 32.65 जी 32.65। ठीक है। अब एक रह गया सिर्फ SO3, SO3 का भी निकाल लें। अब SO3 का आंसर आ जाए तो मुझे बताएं 20% किसमें आ रही है और हाईएस्ट किसमें आ रही है। SO3 में भी निकालें,
40 कितनी 40? भाई लड़का बता रहा है 40% आ रहा है। तो अगर मैं ये बात सही मान के चलूं तो लीस्ट परसेंटेज किसमें आई फिर? H2SO4 में। और हाईएस्ट परसेंटेज किसमें आई? SO2। तो बात बची ना, इसमें 1.5 आने होते हैं। वो कहते हैं जो छोटा कंपाउंड होगा उसमें कम परसेंटेज होगी, बड़ा कंपाउंड, ऐसे कुछ चलने नहीं मारनी, कैलकुलेशन करनी। बेटा इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? शिव, रिजा, जुनैरा, रबीसा, अयान, सारा, इल्मा, जाबिर, बरा, रजीना, जोहा, उजैर, सबको क्लियर है? अलीशान, नेहा कक्कड़, अहमद कक्कड़, जी सर। काकड़ है, काकड़, अहमद काकड़ एंड नेहा कक्कड़। ठीक है जी, चलो बेहतरीन हो गया मेरे बच्चे। तो ये बिल्कुल यानी बिल्कुल ही बेसिक सी प्रैक्टिस, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। अगर आपने किया हुआ ही नहीं है फिर आप नल्ले हैं, फिर आपसे नहीं होगा। तो आए जरा 2-3 एग्जांपल आपसे करवाते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, रजिस्टर में करना जरूरी था ताकि आपके रिवीजन के लिए ये चीज रजिस्टर में मौजूद हो। चले अब कुछ थोड़ा मुश्किल वाला करते हैं, तो बच्चों वाला है थोड़ा सा, कुछ इसमें ब्रैकेट वाले डालते हैं सवाल ताकि कंफ्यूजन पैदा हो और उस कंफ्यूजन का आंसर आप अभी ले लें। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं और जिन एलिमेंट्स को अंडरलाइन करूंगा उनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है जी। मसलन हमारे पास कंपाउंड आ गया CuSO4 में आपने बताना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। हो जाएगा? क्या इक्वेशन बनेगी ऑक्सीजन के परसेंटेज की? बोलो। ऑक्सीजन के परसेंटेज की इक्वेशन क्या बनेगी? ऑक्सीजन का मास टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय कॉपर का मास प्लस सल्फर का मास फिर ऑक्सीजन का मास टाइम्स 4। तो सॉल्व कर लेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 इंटू 4, कॉपर का मास 63.5, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 टाइम्स 100। सॉल्व कर लेंगे तो बताइएगा से क्या आ रहा है? जी शिव, जाबिर कह रहे हैं 40 आ रहा है। 40 आ रहा है भाई? हाँ 40.12%। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बनाते हैं, जिसका आंसर मैच ना करे बताए, बताने से मुझे पता चलेगा कोई वही नाजिल नहीं होगी। मेरा 42.8 अब आपके पास आ गया 42.8 आ रहा है। आपने इक्वेशन यही बनाई है जो मैंने लिखी है, 16 इंटू 4 अपॉन 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, यही इक्वेशन लिखी है। यस यस। गौर से देखो मेरे बच्चे, तो फिर स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करो। बाकी लोग भी कंफर्म करें आंसर 42 आ रहा है 40 आ रहा है? सर यही आ रहा है। तो अगर बेटा अहमद तुमने कहीं पर मिस्टेक की है, प्लीज ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। 16 इंटू 4 करो, उसका आंसर लिखो, फिर नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करो, उसका आंसर लिखो, फिर डिवाइड करो। तुम कौन से कैलकुलेटर पे कर रहे हो? साइंटिफिक पे कर रहे हो, नॉर्मल पे कर रहे हो? बस जी अभी करो। करो। चलो बेटा अगला सवाल आ गया डॉट वाला। अब इस तरह के सवालों में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, NaCl.7H2O में आपको बताना है Cl का परसेंटेज कितना है। तो अब इसके लिए MR मैंने पिछली क्लास में डॉट वाला सॉल्व करना सिखाया था, अगर वो याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं जिन्होंने नहीं सीखा वो वर्किंग देख लें। परसेंटेज ऑफ Cl के लिए ऊपर मास किसका आ जाएगा? Cl का, और नीचे आ जाएगा Na का मास प्लस Cl का मास, फिर डॉट की जगह भी प्लस आएगा, डॉट की जगह भी प्लस आएगा, फिर 7 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में होगा H मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस O। ये इक्वेशन बनेगी मल्टीप्लाई बाय 100 जी, 7 ब्रैकेट में होगा मल्टीप्लाई। तो इसको यूं सॉल्व किया जाएगा, यानी Na का मास 23 डलेगा, क्लोरीन का 35.5, 7 एज इट इज 7 मल्टीप्लाई होगा अंदर, हाइड्रोजन का मास 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। डॉट की जगह मैंने कल भी बताया था यानी लास्ट क्लास में कि प्लस लगाते हैं, डॉट की जगह प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई लगा दोगे तो पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। सॉल्व करो ना, मेरे बबल खा के जब भाई सॉल्व करना भाई। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? हनूर, हनूर नाम था, हो रहा है करो। हाँ भाई शकूरे हो रहे हैं? शकूर आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो यार, वाइट शर्ट ब्लैक बटन्स, इसमें क्या आ रहा है कितना? बी भाई आंसर आ रहा है, यहां से बच्चा बता रहा है 20.46, यही आंसर आ रहा है भाई, कंफर्म कीजिएगा।
सॉल्व तो कर लो, बगैर सॉल्व किए बता रहे हैं जी। ऑनलाइन वालों 19 है, 19 यार। अयान तुम्हारी बेगैरती ना अभी भी चल रही कंटिन्यू। क्यों? आंसर पहले निकालेगा लेकिन गलत होगा जी। 19.24 ओके। शर्म नहीं आ रही तुम्हें कि क्या बोलूं मैं? ओके भाई, मुझे बताओ क्या नाम था वो हमारे अभी भाई साहब? अहमद काकड़। अहमद काकड़, तुम्हारा आंसर कोई सही आना शुरू हुआ नहीं हुआ? यस सर जी, 19.24 आ गया सर जी। इल्मा, इल्मा, रजीना, रिजा, जोहा, बात जोहा, वो जोहा आंटी, आंसर आ रहा नहीं आ रहा? जी सर। जी सर। जी चलो भाई आगे चलते हैं। बस 3 एग्जांपल्स आप कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 3 एग्जांपल्स करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। परसेंटेज निकालना समझ आ गया? आइडेंटिफाई कैसे होगा? डेटा कोई नहीं होगा, एग्जामिनर बोलेगा परसेंटेज बताओ एलिमेंट की। चलेंगे एग्जाम स्टाइल में दे देते हैं। द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इन ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी NaNO3। आपको बताना है लोएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसमें। इसी तरह आता है ये सवाल, ज्यादातर परसेंटेज कंपोजिशन ऐसी पूछी जाती है। एग्जाम में बड़ा ही खबीस होता है, वो आपसे 4-4 सॉल्यूशन करवाता है, वरना तो बिल्कुल ही आसान है अगर एक ही दे आपको। एक नंबर MCQ है जी। करे शाबाश इल्मा, जाबिर, रिजा, करो बेटा शाबाश। अदन करो शाबाश, तेजी से करो शाबाश। अलीशान, शिव, मनाहिल, उजैर, शकील, स्पीड पकड़ो। अभी देखो मैंने लिस्ट बनवा दी, सब कुछ कर दिया, इसका क्या होता है उसका क्या होता है नहीं चले। जाबिर ने सॉल्व करके बता रहा है आंसर ए। जाबिर ए तो मुश्किल है बेटा, ए तो मुझे मेरी तजुर्बे में तो ए नहीं लग रहा मुझे। हाईएस्ट है ओके बेटा, सवाल लोवेस्ट का था मेरी जान। चलो जी, बाकी लोग कंफर्म करते जाइएगा क्या निकल रही है, क्या निकल रहा है आंसर, कौन सा है जिसमें डी लोवेस्ट। सर, डी। शिव कह रहे हैं डी, और 2-3 लोग भी कह रहे हैं डी। अच्छा, जाबिर फिर से कह रहे हैं डी। जी मनाहिल, रजीना, इल्मा, अब तो जाहिर है 2-3 बच्चों ने डी कह दिया, तो अब सबने सॉल्व किया हो ना किया हो, सबने डी डी ही कहना है। भाई ईमानदारी आपकी है, अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे और दूसरों का आंसर देख के डी डी ए कर रहे हैं तो फिर एग्जाम में आप ही स्ट्रगल करेंगे जी। लेकिन फिर भी डी आ गया है? नहीं, मैं तो ग्रेड की बात कर रहा हूँ लेकिन आसार वैसी बना रहे हो तुम अपने हालात और वाकयात। चलो बेटा, तो अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, क्योंकि आपने इसी में 4 सवाल कर लिए तो बस इसी को यहीं तक रखते हैं। भाई सबको क्लियर हो गया है परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अली शान, अहमद काकड़, नेहा काकड़, मनाहिल हसन, उजैर शकील, सबको क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। क्लियर है, क्लियर है सर। मेरे बच्चे अब आ जाते हैं बिल्कुल, लिसन मेरी जान, अब आ जाते हैं बिल्कुल इससे मिलते जुलते टॉपिक पर, बिल्कुल मिलता जुलता, जिसमें आप अगर दोनों साथ साथ ना पढ़े तो आप दोनों में फर्क भी बार नहीं बता पाते, और वो है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद मेरी जान मास कॉम्पोजिशन। देखो यहां पर जो सवाल होता है उसमें जरा सा फर्क होता है, और सवाल कुछ इस तरह से होता है कि आपसे एग्जामिनर कहता है भाई कि हमारे पास 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है, बताइए इसमें सल्फर का मास कितना है?
परसेंटेज नहीं। देखो पहले सवाल होता था उसमें कोई डेटा ही नहीं था और बोलता था परसेंटेज बताओ सल्फर की कितनी है। अब क्या है कि वो कह रहा है कि 15 ग्राम H2SO4 है, उसमें सल्फर का मास, सल्फर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मास में। तो भाई कैसे करना है गौर से देख लीजिए, बिल्कुल लगभग उसी तरीके से करना है, थोड़ा सा फर्क है। आप सल्फर का मास कैसे निकालेंगे, इस कंपाउंड में कितने सल्फर है, एक, आपने सल्फर को ऊपर रख लिया, नीचे बिल्कुल उसी तरह से टोटल मास ले लिया H2SO4 का, बस जहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पर अब आप गिवन मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां गिवन मास से करेंगे, बस इतनी मेहरबानी आपने करनी है। तो गिवन सैंपल के अंदर सल्फर का जो मास है वो पता चल जाएगा आपको। तो सॉल्व करेंगे, 32 1 into 2 plus 32 plus 16 into 4 into 15, and the answer is it 4.89 grams? अबे 39 कैसे होगा? देखो हमारे पास 4.897 आप में। सोचिए कि 15 ग्राम H2SO4 में सल्फर का मास 39 ग्राम कैसे होगा? ये कौन था चवल? जरा आओ जरा माइक पर मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग सर मैं था सर। समझो बेटा। आप ये देखो, ये होता है, तुम लोग भी कर रहे थे, पहले पढ़ा था कि मेरे भाई 15 ग्राम सैंपल है उसमें 39 ग्राम कैसे होगा सल्फर। लेकिन आप इतने नींद में होते हैं, ऐसे देसी ठर्रा और कच्ची शराब पिए हुए होते हैं कि आप इसी को लिख के आ जाओ, बोलोगे मैंने तो सही किया था, मुझसे मेरे साथ गलती हुई है, कैमरे नाइंसाफी की। भाई 2 मिनट के लिए सोचो तो 15 ग्राम में 39 ग्राम तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब कोई गलती कर दिया है। जी बेटा, बाकी लोगों ने सॉल्व किया है तो आपको मेथड समझ आ गया कि बेटा जब आपको परसेंटेज का मास निकालना होता है, मास कंपोजिशन, तो वहां पर अयान, आदिल, रबीसा, खुर्शीद, नेहा कक्कड़, आपको दिया हुआ होता है मास, गिवन मास, और गिवन सैंपल में आपसे पूछते हैं। अब क्योंकि ये भी उसी जैसा ही है तो मैं 3-4 आपको डायरेक्टली दे रहा हूं, आप फटाफट से कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे और असल टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो एक एक नंबर का टॉपिक है जो करना जरूरी है ताकि आपको करना आए और एग्जाम में आप कर सके, और मैंने कहा एमसीक्यू में आता भी है। ठीक है जी, चले जी, अब 2-3 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। 63 ग्राम्स ऑफ Na2SO4 में सोडियम का मास बताइए। इसी तरह 0.25 ग्राम्स ऑफ NaClO3 में Cl का मास बताइए। इसी तरह 217 ग्राम्स ऑफ Fe2SO4 थ्राइस में Fe2SO4 थ्राइस में सल्फर का मास बताइए। सर फर्स्ट वन का आंसर है 10.20। क्या आंसर है? फर्स्ट 10.20 ग्राम। एक साथ लेंगे आंसर, एक साथ ले लेंगे बच्चा, अभी सॉल्व कर लें प्लीज। सर ओके। सोडियम 23 है जी हाँ। मैं दुआ कर रहा हूं कि सबका आंसर ठीक आ जाए। कर लें पहले कर लें। सुनहरा समझ तो नहीं आ रहा ना बेटा? सुनहरा था, कहां चली गई? जी बेटा जल्दी से फटाफट सॉल्यूशन करें कंप्लीट। तीनों के आंसर्स आ गए तो बताइए लाइन से, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन। यस, फर्स्ट वन 10.20। क्या पहले वाले का 10.20 आ रहा है?
बाकी लोग भी Yes, कंफर्म sir, कीजिएगा। आ जी रहा बेटा है। अयान, Yes, sir. सेकंड वाले का बताइएगा। तीसरे का आंसर क्या आ रहा है बेटा? थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? थर्ड का आंसर बताइएगा बेटा। बेटा आंसर लिखा हुआ तो है, तीसरे का आंसर बताओ भाई। तीसरे का, थर्ड वाला मैंने जानबूझ के थोड़ा चैलेंजिंग दिया है। इसमें सल्फर कितने लेंगे, 1 या 3? सल्फर कितने लेंगे, 1 या 3? डेफिनेटली 3 लेंगे। 3 जी तीसरे वाले का आंसर साबिर कह रहे हैं 17 आ रहा है। बाकी लोग जरा सेकंड कीजिएगा। ये क्या कर रहे हो, अलग अलग आंसर क्या बता रहे हो यार? 17 है सर, 52 है। भाई माइक पर आके बताओ, चैटे लेके जा रहे हो। सर 3 सल्फर जब लूंगा तो 3 सल्फर ही लोगे। 3 सल्फर जब लूंगा क्या मतलब है? 52.08। जी लड़कियों में से कोई है माइक हलाल तो आए, कंफर्म करें। बेटा 17.36 तो मेरा ख्याल है ये बच्चे बता रहे नहीं आ रहा। सल्फर याद रखें 3 लेने हैं आपने। शिव कह रहे हैं सर फर्स्ट वाला 20.4 है। सर 37.97। यस सर, फर्स्ट वाला गलत आ रहा है। मेरा भी 20.14 आ रहा है, 41। तुम्हारा मानूल क्या आ रहा है? तो बताओ ना, वो वहां से आवाजें दे रहे हैं, तुम नहीं बता रही हो। तुम गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। अल्लाह की बंदी क्या कर रही हो तुम? 20.4 तो ये किसने लिखवाया था? 10 पॉइंट समथिंग तुमने लिखवाया था, तुम नहीं थे। सर 10 पॉइंट मैंने लिखवाया था सर। अहमद काकड़ तो क्यों आ रहा है 10 पॉइंट? तुमने सोडियम 1 लिया है, 2 लिए हैं? 2 लिए थे सर जी। और मल्टीप्लाई 63 को किया था या नहीं किया था? क्या था सर जी? बेटा कहाँ कर, देखो मैथ्स है तो ये तो कैलकुलेटर पे कर रहे हो। कौन सा तुम ओरल मैथ कर रहे हो कि तुम्हें खुद से गलती हो जाए? अरे अल्लाह के बंदे, इक्वेशन देखो, चेक करो। 23 इंटू 2 अपॉन 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 63, ये इक्वेशन बनाइए। यस सर बनाया था। बनाया तो फिर कैसे गलत हो गया? यू नीड टू गो थ्रू ना, कि गलती कहीं कहीं ना कहीं तो गलती हुई है भाई। स्टेप मैंने देखो 2 तरीके हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे करना जरूरी है क्योंकि तुम लोग का मैथ का अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह है। दूसरी चीज ये कि साइंटिफिक सर जी, कैलकुलेटर पर सर जब जी आप वैल्यूज, हाँ बोलो सर जी, बोलो। 23 को डिवाइड करना है कि 64 को डिवाइड करना है, 46 को डिवाइड करना है? बेटा आप 23 इंटू 2 करोगे ना तो 46 ही बन जाएगा। वो अच्छा बस सही है, इक्वेशन ये सही होगी है। 23 इंटू 2, फिर जी जी 23 इंटू 2 प्लस सही है सर जी। 32 प्लस 16 इंटू 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय 63, ऐसे होगा। बिल्कुल सही। अगर तो तुमने, और फिर जब तुम कैलकुलेटर में डालो ना तो तुम इसमें जरा ब्रैकेट लगा दिया करो सही कैलकुलेटर के है अंदर, ताकि कैलकुलेटर सही तरीके से सॉल्व कर पाए। क्योंकि ओके देखो सर। भाई एग्जाम में एक ही को होगा आपके पास। अब ये तो ऐसा भी नहीं कि वो मैथ एरर दे देगा आपको कि आप बोलो यार गलत हो गया। वो तो आंसर देगा, आप लिख के आ जाओगे और आप यही सोचोगे आपने सही किया। सही है। ठीक है जी, बाकी आंसर सबके ठीक है क्या? लास्ट वाले का आंसर यही था, 52.08 आ रहा था। अलीशान अदन, यस सर। जी सर, सही कर लिया। चलो तो बेटा असल था मेथड समझ में आया। और भाई साइलेंट मोड से हटो ना, कुछ बोला तो पता चले तुम फिजिकली मौजूद हो। उधर से चिल्ला रहे हैं, तुम भी कुछ बोलो ताकि पता चले हमारा आंसर आ रहे नहीं आ रहे। आ रहे हैं, ये यूं नहीं कर रहे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे बोल रहे हैं। ठीक है तो बेटा करने से आएगा। चलो मेरे बच्चे, तो हमने फटाफट से अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें निपटा डाली। एक हमने सीख लिया परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एक हमने सीख लिया मास कॉम्पोजिशन। बेटा बच्चा ये दोनों टॉपिक हमारे पास यूजुअली एमसीक्यू में ही आते हैं, 1 नंबर से ज्यादा इनका नंबर नहीं होता। अब आ जाते हैं फाइनली मेरे बच्चों हम इस चैप्टर के पहले थोड़े से ढंग के टॉपिक पर, जो हमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में दिखता है। एमसीक्यू में भी आता रहता है और थ्योरी में भी आता रहता है। और वो टॉपिक है मेरी जान के टोटे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस चैप्टर का पहला मेजर टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा जी, जाहिर है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये समझना भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। और फिर मैं इसका एक केस अभी करा दूंगा और फिर बाकी केस हम वेडनेसडे को करके ये टॉपिक भी खत्म कर लेंगे। मेरे भाई देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है समझो। मॉलिक्यूलर तो बात की कहानी है, पहले फॉर्मूला किसे कहते हैं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, मसलन आप मैथ में फॉर्मूले पढ़ते हैं जी, फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो भाई ये फॉर्मूले क्या है। आइंस्टाइन का कोई फॉर्मूला, न्यूटन का कोई फॉर्मूला, आप F = ma पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन ने फॉर्मूला थोड़ी ड्राइव किया है, उसने एक स्टेटमेंट ड्राइव किया होगा, अपना कंक्लूजन कि भाई फोर्स का मास और एक्सेलरेशन के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, जिसको जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो आप कहते हैं ये फॉर्मूला हो गया। तो असल में फॉर्मूला होता है किसी भी चीज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के थ्रू। मैथ में भी ऐसा ही होता है, आप जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी रिसर्च की। खैर, तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी जो फॉर्मूला है वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल कंपाउंड की। अब सवाल ये है कि सर फिर दो क्यों है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें आप कंपाउंड में मौजूद एटम्स का एक्चुअल नंबर बताते हैं। The formula in which we display or represent the actual number of atoms present in a molecule or a compound. For example, आपको पता है कि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन, वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का नंबर, जब आप हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1 लिखेंगे और वाटर का फॉर्मूला H2O देंगे, तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह ग्लूकोज है, तो वी नो फ्रॉम आवर बेसिक साइंस के ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C6H12O6। यू आर टेलिंग द एक्चुअल नंबर। जैसे मैं हमेशा एक क्लास की एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए क्लास में 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो आप कहेंगे भाई इस क्लास में 10 लड़के 20 लड़कियां, ये एक्चुअल नंबर है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप कहें सर एक्चुअल नंबर ही तो बताते हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे 10 लड़के हैं तो हम बोलेंगे 2 लड़के। तो अब फिर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला इज नॉट द एक्चुअल नंबर, रादर इट इज द सिंप्लीफाइड रेशियो और द रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव नंबर। मसलन अगर इस क्लास में 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं, तो हम कहेंगे क्लास में गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो क्या है, 1:2। तो 1:2 एक्चुअल नंबर तो नहीं है ना, 1 बॉयज का एक्चुअल नंबर नहीं है, गर्ल्स का 2 गर्ल्स का एक्चुअल नंबर नहीं है। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन गलत है, नहीं, बल्कि रिलेटिव फॉर्मूला या रेशियो में हम एक रिलेशन बताते हैं, रादर देन टेलिंग द एक्चुअल नंबर। हम एक रेशियो बता देते हैं कि भाई टोटल नंबर तो 10 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, लेकिन इस क्लास में गर्ल्स टू बॉयज का रिलेटिव रेशियो 1:2 है। इसी तरह जब आप कह रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बन, एक कंपाउंड में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, तो ये एक्चुअल नंबर है। भाई एक तरीका था ना, मैं ग्लूकोज को फॉर्मूला में लिखता ही, मैं स्पेलिंग लिखता GLUCOSE, लेकिन हमने क्या कहा, फॉर्मूला का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, तो हमने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, और वो फॉर्मूला जिसमें हम एक्चुअल नंबर बता रहे हैं, तो वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, व्हिच इज गिविंग अस द एक्चुअल नंबर, कि भाई एक ग्लूकोज के कंपाउंड में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल नंबर की जगह इसका रेशियो बताना चाहूं सिंप्लीफाइड, तो मुझे सिंपल मैथ्स की जरूरत है। कौन सा टेबल है जिसमें तीनों रिड्यूस हो जाएंगे, 6 का टेबल। तो अगर मैं इसको 6 के टेबल से रिड्यूस करूं तो मुझे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पता चलेगा, जो होगा C1H2O, CH2O। 1 को जी 1 को क्योंकि लिखते नहीं है इसलिए यू लिखा जाएगा CH2O। ये हो गया इसी ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ईथीन, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ईथीन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है, यानी एक ईथीन में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद? बिल्कुल कर सकते हैं। CH2। अगर वेरी गुड, तो CH2 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई ऑक्टीन C8H16 होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं बेंजीन C6H6 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर बन जाएगा CH। मैं आपसे कहूं N2O4 हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है,
तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन NO2 जाएगा? तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सबसे पहले तो व्हाट इज फॉर्मूला, ये डेफिनेशन में भी आता है, फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक symbolic form रिप्रेजेंटेशन। representation. ठीक है जी। और अब अगर सिंबल्स में आप एक्चुअल नंबर बता रहे हो तो दिस इज व्हाट वी कॉल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर आप रिलेटिव नंबर रेशो बता रहे हो, सिंप्लीफाइड रेशो बिटवीन द एटम्स बता रहे हो कि भाई 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन अगर हम उसमें रेशो करें तो 1 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन का पेयर बन रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन इंपेरिकल फॉर्मूला या रिलेटिव फॉर्मूला कहलाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला या रिलेटिव फॉर्मूला कहलाता है। तो मेरे बच्चे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि एग्जांपल से समझ आ रहा हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल समझे। अगर मैं आपसे कहता हूं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, तो क्या आप इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो? बोलो। या No, CO2 का sir. No, फॉर्मूला, sir, कार्बन because वो डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, simplified ratio क्या है. ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? तो ऐसा भी मुमकिन है, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी एक्चुअल नंबर और सिंप्लीफाइड नंबर सेम हो। यानी ये नहीं कहेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इंपेरिकल नहीं है, नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे कि वाटर का एक्चुअल नंबर H2O है और सिंप्लीफाइड रेशो भी है, तो वाटर हैज गॉट सेम मॉलिक्यूलर एंड सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। ये बात इसलिए मैंने जिक्र कर दी कि आप ये ना समझें कि वाटर का मॉलिक्यूलर होता है इंपेरिकल नहीं होता, या इंपेरिकल होता मॉलिक्यूलर नहीं होता। तो देयर आर कंपाउंड्स हु हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, फिर एक और चीज तुम्हें नजर आ रही होगी इसमें, वो ये कि अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं तो तुम मुझे इंपेरिकल बता पा रहे हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं तो मुझे इंपेरिकल बता रहे हो कि सेम होगा या डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर लूं, मैं कहूं तुम्हें कि एक कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो बता सकते हो क्या? क्योंकि आपको नजर ही आएगा कि CH2 तो इसका भी इंपेरिकल होता है, CH2 तो इसका भी होता है, और भी कई कंपाउंड का हो सकता है। तो अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर की इंफॉर्मेशन देता हूं ये वाली, तो तुम मुझे बता पाते हो कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन उल्टी दे दूं, मैं तुम्हें बताऊं एक कंपाउंड है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, बताओ मॉलिक्यूलर क्या होगा, तो इसे डायरेक्टली बताना मुमकिन नहीं है। तो उसी से हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जो न्यूमेरिकल शुरू होते हैं इसके, वो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होते हैं कि अगर देखो मॉलिक्यूलर से इंपेरिकल बताना है तो उसमें तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल मैथ्स है। लेकिन अगर रिवर्स हो, तुम्हें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया जाए, तो फिर मॉलिक्यूलर कैसे बताओगे, वहां से हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आ जाती हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख ले जल्दी से। The formula which represent actual number of atoms present in a molecule or a compound is called molecular formula। इसी तरह व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला साथ साथ देख लेते हैं। फॉर्मूला which represents simplified ratio between atoms present in a molecule or a compound is called empirical
और रिलेटिव फॉर्मूला। हाँ क्यों नहीं आती है भाई, क्या हो गया? बहुत सारी डेफिनेशन पेपर में आती है और मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर के डेफिनेशन। लेकिन मसला ये कि डेफिनेशन अगर आपने बिल्कुल हल्के में ली थी, अब आप अपने कॉन्सेप्ट से कोई बना रहे हो तो फिर मसला हो जाता है। डेफिनेशन आपने तो प्रॉपर याद होनी। जी बेटा, बिटवीन एटम, सर जी आपने क्या लिखा है? फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट सिंप्लीफाइड रेशियो बिटवीन atoms present in a molecule or a compound. Atoms. Between atoms. जी अस्सलाम वालेकुम जी। केस 1 करने जा रहे हैं जहां पर इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर पे जाएंगे। तो बेटा ये 2 स्टेप में करना है, पहले वर्किंग समझ लो। ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में लिसन, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन होगा। पहले स्टेप में आप निकालते हैं वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज एन? एन इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू इंपेरिकल मास। फॉर्मूला है। पहले क्या कहा मैंने? जब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो सर ने क्या कहा? 2 स्टेप में होगी वर्किंग। पहले स्टेप में आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ एन। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है, मैथ्स है, फॉर्मूला है, सेम आसान गेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला जो तुम्हें गिवन होगा, मल्टीप्लाई बाय छोटा सा n। तो ये n कहां से आएगा? ये आएगा मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास को डिवाइड करने से। अब एक सवाल कराऊंगा तो और बेहतर समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा बेटा। सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपाउंड हैज, जरा पैराग्राफ नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। A compound has empirical formula CH2 and has molecular mass of 28. Find out its empirical formula. न्यूमेरिकल को फॉर्मूला पर बेस करके करने में आपको पंचायत नहीं होती कि यार ये करेंगे कि ये करेंगे। एक सीधा सीधा पाथ होता है। क्या देखा आपने? इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सर ने क्या कहा? बोलो भाई, 2 स्टेप की वर्किंग। पहला क्या होगा? बोलो। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एन। क्या करेंगे? सबसे पहले n निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये यहां पर हमें n चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे? mr अपॉन, बोलो, er। mr गिवन है नहीं गिवन है? कितना है? 28। मॉलिक्यूलर मास इज गिवन 28। इंपेरिकल मास तो गिवन नहीं है। इंपेरिकल मास कैसे निकलेगा भाई? इंपेरिकल फॉर्मूला तो गिवन है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को यहां रखोगे CH2 और मास निकाल लोगे 28। नीचे कार्बन का मास कितना है? 12। 14। हाइड्रोजन का मास 1 into 2, तो 28 divided by 14, that will n is be equal to 2. 2। बेटा मैं फिर से चाहता हूं कि सारे ऑनलाइन में से जो खास तौर पे हैं कंफर्म करें कि ये बात समझ आई नहीं आई। इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर बनाने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप n निकालने का है, जो होगा मॉलिक्यूलर को इंपेरिकल से डिवाइड करके मास को। तो मॉलिक्यूलर मास यूजुअली दिया हुआ होगा, इंपेरिकल मास खुद ही निकालना होगा। कैसे निकालोगे? जो इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है उससे। ठीक है जी। जब आपके पास n आ गया तो नाउ कितनी साफ सुथरी वर्किंग है। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या था? सेकंड फॉर्मूला सुनहरा सर, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। इंपेरिकल फॉर्मूला की जगह क्या रखोगे? CH2। n की जगह क्या रखोगे? 2। अब क्या होगा? ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा बेटा? इल्मा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। क्या ये बात समझ आई सबको? नहीं आई भाई? यहां पर n की जगह 2 रखा था। ये कार्बन का नंबर है ना, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो ये अंदर क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई। तो ये 2 1 से 2 हुआ और ये 2 2 से 4 हो गया, तो C2H4। हाँ भाई ऑनलाइन वालों माइक पर आओ बेटा, समझ आ गई बात? यस सर। जी। एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के लिए आपको अल्लाह हाफिज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। कहता है एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O एंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास है
वो है 90। आपसे कहता है बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हाँ भाई, इल्मा, जाबिर, जुनैरा, रिजा, सोहा, क्या स्टेप्स हैं? 2 स्टेप। पहले क्या निकालते हैं? एन। कैसे निकालते हैं? एम आर अपॉन ई आर। एम आर कितना गिवन है? 90। ई आर कैसे निकालेंगे? मास से, CH2O से। 90 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंटू प्लस 16, तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 30 विच इज n is equal to 3. जब आपके पास ये आ गया, नाउ सेकंड स्टेप विच इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जगह क्या रखा? CH2O मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 इंडिविजुअली मालूम नहीं आ रहा समझ में? C3 मल्टीप्लाई होगा इधर भी, इधर भी, इधर भी। फॉर्मूला क्या आ गया बोलो? C3H6O3. आसान है या मुश्किल है बहुत? समझ आ गया सबको? Yes. ऑनलाइन वालों, रिजा, अदन, सबको क्लियर है कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन हो बेटा कैसे सॉल्व करना है? आज के लिए यहीं पर इसको ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह। यहां से आगे ये क्वेश्चन जो आता है ना, ये बड़ा आता है। मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड किया है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। तो एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर बनाना सीख लिया, 2 स्टेप की ये में। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? चलो बेहतरीन हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यार जुनैरा, Thank you, तुमसे sir. रात में बात होगी। जुनैरा यार, तुमको जो काम अधूरा जी, छूट गया सर। ना, वो पूरा करने का वक्त आन पड़ा है। तो मैं आपसे रात में 10 बजे के बाद, मुझे अगर आपको याद रहे तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। सर Okay, जी sir.